नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बजने वाले हैं। चक्रव्यूह का वक्त हो गया है, आपका फेवरेट शो। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वो 4 कहानियां जिन पर आज आपने वोटिंग कर हमको अपनी पसंद बताई है। पहली कहानी, भरत तिवारी की 13वीं पर क्या है 1400 करोड़ का सवाल। इस खबर को 17% लोग देखना चाहते हैं। आज 13वीं हुई है बिहार में। दूसरी कहानी, राम मंदिर में चढ़ावा गुल लेकिन सियासत कैसे हो रही है फुल। इस खबर को देखने के लिए 22% लोगों ने अपना बहुमूल्य वोट दिया है। आगे विस्तार से इस पर बात करेंगे। पेपर लीक का रहमान डकैत कौन है, जिम्मेदारी क्यों नहीं ली जा रही है, क्यों सिस्टम मौन है। इस खबर को 29% लोग देखना चाहते हैं। 7:28 पर पेपर लीक और छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर डिटेल में तफसील से बात करता हूं। और आज जो खबर सबसे ज्यादा आपके वोट पाकर नंबर 1 बनी है, वो एक बार फिर से वही खबर है जो बीते कई हफ्तों से लगातार दर्शकों की दिलचस्पी की वजह बनी हुई है। और जैसा आपने वोट किया है, 32% लोग कह रहे हैं कि आखिरकार अपने बनाए चक्रव्यूह में कैसे फंसे हैं चंपत राय। वो ये जानना चाहते, वो चंपत राय जो अयोध्या में राम मंदिर के लिए सर्वे सर्वा बन चुके थे, आज उनकी भूमिका पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इस खबर को देखने में सबसे अधिक लोगों ने दिलचस्पी दिखाई है और यही चक्रव्यूह में आज की हमारी कवर स्टोरी भी है। बॉलीवुड की एक सुपरहिट फिल्म आई थी जिसका नाम था राम तेरी गंगा मैली। उस फिल्म में सिस्टम पर कटाक्ष करते हुए एक बहुत ही तीखा डायलॉग है, एक गंगा सब कुछ धो सकती है लेकिन दाग छिपा नहीं सकती है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में भी राम के नाम पर बनी टीम पर अब दंगों की परतें चढ़ती जा रही हैं। और ये दाग हैं, खतरनाक दागों की परतें हैं ये। इसीलिए आज चक्रव्यूह की टीम ने अपनी कवर स्टोरी का टाइटल दिया है राम तेरी टीम मैली। वही टीम जिसमें चंपत राय हैं, वही टीम जिसमें अनिल मिश्रा हैं और वही टीम जिसमें गोपाल जी हैं। वही टीम जो बरसों तक कभी राम मंदिर की व्यवस्था और पारदर्शिता का चेहरा बताई गई, जो कि सबसे बड़े राम भक्तों की टोली बताई गई, लेकिन अब उसी टीम के सामने सवालों का पहाड़ खड़ा है उसकी भूमिका को लेकर। और राम मंदिर ट्रस्ट से कथित तौर पर इस्तीफा दे चुके चंपत राय इस टीम के केंद्र बिंदु बने हुए हैं। कथित मैं इसलिए कह रहा हूं कि चंपत राय के इस्तीफे की कोई भी कॉपी सार्वजनिक नहीं हुई है, सामने नहीं आई है, दावे हुए हैं। ट्रस्ट ने भी इतना कहा है कि उनका इस्तीफा मिला है, जिस पर ट्रस्ट की अगली बैठक में विचार किया जाएगा। यानी वो पूरी तरीके से, यानी चंपत राय पूरी तरीके से ट्रस्ट से बाहर हो गए हैं। ये अभी 100% कहना मुझे तो मुनासिब नहीं लगता है। चंपत राय को लेकर पुलिस सूत्रों से बहुत बड़ी जानकारी हाथ लगी आज। ये भी सूत्र कह रहे हैं, सूत्रों का दावा है कि चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने चंपत राय से 3 घंटे तक पूछताछ कर ली है। उनके बयान दर्ज कर लिए गए हैं। सूत्र बताते हैं कि चंपत राय से सिर्फ चढ़ावा चोरी पर ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी व्यवस्था पर सवाल किए गए हैं। ये AI जनरेटेड तस्वीरें आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं। पुलिस ने चंपत राय से पूछा कि मंदिर की व्यवस्था कैसे चलती थी, चढ़ावे की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी हुआ करती थी, कर्मचारियों पर निगरानी कैसे रखी जाती थी और शिकायतों पर क्या कार्रवाई होती थी। सूत्रों का कहना है कि जब उनके जवाबों का मिलान दूसरे गवाहों के बयानों और जांच में मिले दस्तावेजों से अब किया जाएगा। सूत्र ये भी कहते हैं कि अभी तक की यूपी पुलिस की जांच में किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है। कई बड़े नाम अभी भी संदेह के घेरे में हैं, जिनमें खुद चंपत राय तक का नाम शामिल है। और अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि पुलिस के इन सवालों का चंपत राय ने इस पूछताछ में क्या जवाब दिया। अपनी सफाई में चंपत राय ने क्या कुछ कहा, तो पुलिस के सूत्र, जी हाँ मैं बार बार कह रहा हूं सूत्र हैं ये, पुलिस के सूत्र ही बता रहे हैं कि पूछताछ हो रही है और पुलिस के सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि चंपत राय ने क्या कहा। तो पुलिस के सूत्रों ने अयोध्या में मौजूद हमारे सहयोगी मनीष यादव को जो कुछ बताया, वो मनीष खुद आपको बता रहे हैं। करीब 3 घंटे तक चली पूछताछ, सवालों का सिलसिला लंबा था और जवाबों की परतें भी कम नहीं थी। जांचकर्ताओं के सामने बैठे चंपत राय ने एक तरफ खुद को चोरी से पूरी तरह अलग बताया, तो दूसरी तरफ यह भी स्वीकार किया कि चढ़ावे की सुरक्षा व्यवस्था आखिरकार उनकी जिम्मेदारी के दायरे में आती थी। सूत्र बताते हैं कि बातचीत के दौरान भरोसे और जिम्मेदारी की कहानी भी सामने आई। टिन्नू सहित कई लोगों पर भरोसा किया और यही भरोसा व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी साबित हुआ।
तो चंपत राय कह रहे हैं कि चढ़ावा चोरी में मेरी यानी उनकी कोई भूमिका नहीं है। ठीक है भाई, मान लेते हैं, लेकिन फिर सूत्रों की माने तो अगले ही सवाल के जवाब में चंपत राय ने यह भी कबूला कि चढ़ावे में कोई हेर फेर ना हो, इसकी जिम्मेदारी भी मेरी थी। अब यहीं से सवाल शुरू होते हैं। चढ़ावा चोरी में भूमिका नहीं थी, लेकिन जिम्मेदारी थी। अगर जिम्मेदारी थी तो फिर जवाबदेही किसकी है? बतौर ट्रस्ट महासचिव अगर व्यवस्था चंपत राय के अधीन थी तो अव्यवस्था किसके खाते में जाएगी? अगर सब कुछ उनकी निगरानी में था तो फिर यह सब कैसे हो गया? और अगर हुआ तो कार्रवाई समय पर क्यों नहीं की गई? कार्रवाई को टाला क्यों गया? टिन्नू यादव से जुड़े सवाल पूछने पर चंपत राय ने पुलिस को बताया, जैसा कि सूत्र बताते हैं, कि वो बहुत पहले से उनके साथ जुड़ा हुआ था। हाँ, उसने गलत किया, इसकी उससे उम्मीद नहीं थी, बकौल चंपत राय। सूत्रों का कहना है कि पुलिस ने चंपत राय से यह भी पूछा कि रिश्तेदार या जानने वाले लोगों को इस काम में, अयोध्या के काम में किस तरीके से रखा गया था, जिसके जवाब में चंपत राय ने कहा कि जरूरतमंद जो लोग थे उनको काम दिया गया और इसमें केवल मैं ही नहीं, ट्रस्ट के और सदस्यों की भी भूमिका रही। यूपी पुलिस के सूत्र बताते हैं कि चंपत राय ने अपनी पूछताछ में इस काम में अनिल मिश्रा का नाम लिया, गोपाल जी का नाम लिया। यानी जिन 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनकी तैनाती को लेकर चंपत राय ने अनिल मिश्रा और गोपाल जी की सिफारिश को भी हाईलाइट कर दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जांच के दायरे में सभी हैं। सूत्रों के मुताबिक 4 जून को सीसीटीवी फुटेज में चढ़ावा चोरी की संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दी थी। अगर ऐसा था तो उसी दिन एफआईआर चंपत राय ने दर्ज क्यों नहीं करा दी? क्यों इंतजार किया गया? किस बात का इंतजार किया गया? क्या रामलला के चढ़ावे की चोरी की शिकायत दर्ज कराने में भी वो किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे? फिर 6 जून को जो हुआ, सूत्र बताते हैं कि उसको भी पूरी अयोध्या में आज चर्चा है। सूत्रों का दावा है कि चंपत राय खुद पुलिस कर्मियों के साथ चढ़ावे में सेंधमारी करने वाले अविनाश शुक्ला के घर तक पहुंचे थे। कथित तौर पर आरोपियों से जो अविनाश शुक्ला के घर पर छापेमारी हुई, 80 लाख रुपए की रिकवरी भी की गई। सूत्रों का दावा है कि आरोपियों ने चोरी की बात को कबूल भी लिया। अगर सच में ये सब कुछ हुआ था तो फिर कानूनी कार्रवाई उसी दिन चंपत राय ने क्यों नहीं करवा दी, जो आज ये कह रहे हैं कि मैंने ही तो सबसे पहले शिकायत की, मैंने ही तो चोर को पकड़वाया। अगर पकड़वाया था तो उस दिन क्यों नहीं करवाया? 4 तारीख को जब मामला खुल गया तब वो इस बात का दावेदारी आज पूछताछ में क्यों बता रहे हैं? अगर 4 जून को ही चोरी पकड़ ली गई थी तो मामला दबाने की क्या कोशिश नहीं की गई? अगर सब कुछ साफ था तो एफआईआर दर्ज कराने में हिचकिचाहट क्यों दिखाई गई? इस कहानी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तो 8 जून को सामने आया। यह किस्सा जरूर ध्यान सुनिएगा। 8 जून को क्या हुआ? जब तमाम आरोपों के बीच चंपत राय पहली बार सार्वजनिक रूप से बयान देने सामने आए। अभी तक एकमात्र बयान उनका सामने आया इस चोरी के मामले पे। क्या कहा उन्होंने? करोड़ों राम भक्तों से उनको जब सुना, जब उन्होंने कैमरे के सामने आकर तमाम टीवी चैनल्स पर यह कहा, बहुत ध्यान से देखिएगा, कि कोई भी उल्लेखनीय बात ध्यान में नहीं आई है। चंपत राय को कोट्स में कह रहा हूं, कोट, कोई भी उल्लेखनीय बात ध्यान में नहीं आई है, अनकोट। जबकि चंपत राय, मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, चंपत राय बीते 4 दिनों से इस बात को जानते थे कि चढ़ावे की चोरी हुई है, एक चोर पकड़ा गया है जिसका नाम अविनाश शुक्ला है और पुलिस की वो हिरासत में भी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई। चंपत राय के शब्द आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि 4 जून की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो चुकी थी। संदेह भी हो गया था, पूछताछ भी हो गई थी, मोटी रकम की रिकवरी भी कर ली गई थी, लेकिन चंपत राय ने तब भी यह कहा कि कुछ भी उल्लेखनीय नहीं हुआ है, यानी कुछ वो छुपा रहे थे। और अब सुनिए, आज जो कुछ सामने आ रहा है वो क्या है? क्या उस दिन सरेआम झूठ बोला गया था या आज पूरा सच नहीं बताया जा रहा है? 8 जून को चंपत राय ने जिसे उल्लेखनीय
नहीं माना, उसी मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आगे की जांच के लिए पुलिस पूछताछ कर रही है। एसआईटी और डिटेल में जांच करने में लगी हुई है। और तो और खुद चंपत राय को घंटों पुलिस के सवालों का कथित तौर पर सूत्रों के मुताबिक सामना भी करना पड़ गया है। ऐसे में सवाल तो बनता है, आखिर चंपत राय उल्लेखनीय शब्द की परिभाषा क्या देना चाहेंगे? क्या सीसीटीवी में चढ़ावा चोर का दिख जाना उल्लेखनीय नहीं था? क्या लाखों रुपए की रिकवरी उल्लेखनीय नहीं थी? क्या आरोपियों से पूछताछ उल्लेखनीय नहीं थी? क्या राम मंदिर के चढ़ावे में हेराफेरी के आरोप उल्लेखनीय नहीं थे? ये सवाल इसलिए भी बड़े बनते जा रहे हैं क्योंकि चढ़ावा चोरी किसी साधारण मंदिर में नहीं हुई है। ये राम मंदिर है, जिस राम मंदिर के निर्माण का इंतजार 500 साल से देश के तमाम हिंदू कर रहे थे। और चोरी के आरोप उन लोगों पर लगे हैं, चोरी के आरोप चंपत राय जैसे उन लोगों पर लग रहे हैं जो ये दावा करते रहे कि उन्होंने राम मंदिर के लिए त्याग और आंदोलन किया था। बाबा बागेश्वर भी तो अब यही कह रहे हैं, सुनिए जरा। इस घटना से सनातन की ही क्षति हुई है। यह कुकृत्य जिन्होंने किया, हमने पूर्ववत कहा कि भगवान राम जी के यहाँ पर रहकर इस प्रकार का कृत्य करने वाले व्यक्ति महादंड पाएंगे। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ 1 रुपए का हिसाब भी श्रद्धा से सीधे तौर पर जुड़ता है। और इसीलिए जब ट्रस्ट के महासचिव जैसे सबसे जिम्मेदार पदाधिकारी, सबसे सशक्त पदाधिकारी उन पर कुछ लगे और वो ये कहें कि कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है, तो बाद में पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी मेरी है, तो सवाल तो उठेंगे। यानी अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं चंपत राय। बार बार पूछा जाएगा, फिर चंपत राय से यह भी पूछा जाना चाहिए कि अगर मामला इतना मामूली था तो इस्तीफा क्यों देना पड़ा? अगर कोई चूक नहीं हुई थी तो इतनी बड़ी जांच क्यों बैठी? और सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर चंपत राय को लगा कि इस पूरे मामले में उनसे कहीं चूक हो गई थी, जवाबदेही उनकी थी, तो पहले दिन 6-7 जून को उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया? क्यों इस्तीफे के लिए एसआईटी बनी और एसआईटी की रिपोर्ट के बाद उनके इस्तीफे की बात सामने आई? अगर वो दूध के धुले हैं तो लाल कृष्ण आडवाणी और लाल बहादुर शास्त्री की तरह एग्जाम्पल सेट कर देते, सबसे पहले दिन ही इल्जाम लगते ही इस्तीफा दे देते कि भाई जांच में साफ कर लीजिए। पर अभी भी इस्तीफा हुआ नहीं है। मैं फिर कह दूं, इस्तीफे की पेशकश हुई है, इस्तीफे पर विचार ट्रस्ट की अगली बैठक में होगा। स्वीकारेंगे नहीं स्वीकारेंगे मुझे नहीं पता। अगर सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ तो दर्जन नहीं सैकड़ों लोगों से पूछताछ की तैयारी क्यों की जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, चंपत राय आखिर बचाना क्या चाहते थे? राम मंदिर की प्रतिष्ठा या उन लोगों को जिन पर उंगलियां उठ रही थी? क्योंकि प्रतिष्ठा सच छिपाने से नहीं बचती, प्रतिष्ठा पारदर्शिता से बचती है। राम भक्तों को सच्चाई चाहिए, इसीलिए आज का सवाल चोरी से बड़ा है। सवाल चंपत राय की विश्वसनीयता का है, क्योंकि जिस दिन उन्होंने कहा कि कोई भी उल्लेखनीय बात ध्यान में नहीं आई, शायद उसी दिन सबसे उल्लेखनीय सवाल पैदा हो गया था। चंपत राय आखिर सच बोल रहे हैं या सच पर उल्लेखनीय कहकर पर्दा डाल रहे थे? ऐसे दावे इसलिए भी किए जा रहे हैं कि क्योंकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब सवाल सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं रह गए। चंपत राय और ट्रस्ट के कामकाज को लेकर नए आरोप सामने आ रहे हैं। राजनीतिक दलों के साथ साथ साधु संतों में भी बहुत भारी नाराजगी है। हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत धर्मदास, जो कि श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने मौजूदा ट्रस्ट की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति के अध्यक्ष महंत धर्मदास को आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, लेकिन उन्होंने इन मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी, रद्द कर दी। क्यों करी, क्या उनके जवाब है, वो भी आपको सुनाऊंगा। टाइम्स नाउ नवभारत से कुछ देर पहले खास बातचीत उनसे की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो क्या बताना चाहते थे, वो इस बातचीत में बता रहे हैं, सुनिए जरा। अब व्यवस्था के विषय में हमने एक बार लिखा था, आज 2021 में 22 में हमने आंदोलन किया था यही लोगों के खिलाफ कि कोई भी चीज खरीदा जाए या बेचा जाए तो भगवान के नाम से, जो भी पैसा भगवान के लग रहा है तो भगवान के नाम से होना चाहिए जमीन खरीदाए। ये लोग ऐसा न कर करके वो ट्रस्ट के नाम से जमीन खरीद रहे हैं। तो ट्रस्ट के नाम के पैसा, ट्रस्ट का पैसा कहाँ है? भगवान के पैसा ट्रस्ट के हो गया। क्या कर रहे हैं क्या न करे, एसआईटी जांच हो रहा है। आप देखिए सब अपने आप खुल जाएगा। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं योगी आदित्यनाथ,
वो कोई भ्रष्टाचार को छोड़ेंगे नहीं, उस सबके सामने ले आ देंगे, ये हमारा विश्वास है। ये पूरे ट्रस्ट को भंग करके नया ट्रस्ट बनाया जाए, चाहे नए पूरे ट्रस्ट में है कि आप हमारे बात बताइए। नृत्य गोपाल दास जी है, वो भी असहाय है, जो बोल चाल नहीं चलते हैं, चल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, वही ट्रस्ट के अध्यक्ष है। चंपत राय है, और ये दुए आदमी तो है, और के है बताइए ट्रस्ट में। एक जना है जो वकील है वहाँ दिल्ली के, तो वो 90 वर्ष 95 वर्ष के हुआ ये नहीं सकते हैं, और कोई है ये नहीं है, तो किसको कहोगे कि और कोई ट्रस्ट के भंग कर दिया जाए। अयोध्या के ही रामनिवास रामकोट मंदिर के पंच प्रमुख हरिशंकर सफारीवाला भी आरोप लगा रहे हैं कि मंदिर और जमीन के सौदों में अनियमितताएं की गई हैं। मंदिर के चढ़ावे और मूर्तियों के गहने ट्रस्ट ने अपने पास जमा कर लिए हैं, लेकिन उनकी कोई रसीद नहीं दी गई। हालांकि इन आरोपों पर ट्रस्ट की तरफ से क्या जवाब आया, इसका अभी इंतजार है। उधर कांग्रेस ने सुप्रिया श्रीनेत को आज आगे बढ़ाया और उन्होंने भी चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय के रोल पर गंभीर सवाल खड़े किए। चंपत राय बंसल कोई महासचिव नहीं थे, वो तो पूरे राजा आदमी थे भैया। एक एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी उनकी थी, 400 लोग उसमें कार्यरत थे। महीने का 1 करोड़ मतलब साल का 12 करोड़ रुपए उस सिक्योरिटी एजेंसी को दिया जाता था। वो सिक्योरिटी एजेंसी बीजेपी के एक्स एमपी बिहार के कोई है, उनकी सिक्योरिटी एजेंसी है। 400 निजी कर्मी, सुरक्षा कर्मी उस मंदिर में चंपत राय की सुरक्षा करते थे, और वो उस रूट पर भी तैनात रहते थे जहां पर गिनती होती थी, जहां से पैसा बैंक जाता था। तो कुल मिलाकर चढ़ावा चोरी की जांच के बीच अब सवालों का दायरा लगातार बढ़ रहा है। आरोप नए हैं, दावे बढ़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है, आखिर राम मंदिर के नाम पर उठ रहे इन सवालों का जवाब कौन देगा। चंपत राय की चुप्पी ने पूरे विपक्ष को राजनीति का भरपूर मौका दिया है। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, हर कोई चंपत राय और चंपत राय के बहाने संघ परिवार की चुप्पी पर एक तरीके से निशाना साध रहा है, और इनको विपक्ष को एक मौका दे दिया है अपने राजनीति को चमकाने का। अब यह मौका विपक्ष के लिए कितना फलदायी होगा, यूपी की सियासत में इसका कितना लाभ विपक्ष को मिलेगा, ये तो राम जाने। भविष्य की आशंकाओं पर हमारे यहाँ ये शब्द राम जाने बहुत ज्यादा प्रचलित है। इसी बात को लेकर रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी चौपाई लिखी है, जो हम और आप अक्सर अपनी बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। मैं दोहरा देता हूँ ये सोई जो राम रचि राखा, यानी होगा तो वही जो प्रभु श्री राम की मर्जी होगी, जो प्रभु श्री राम ने तय कर लिया है। आज की तारीख में राम जाने एक शब्द नहीं बल्कि यूपी की सियासत का सबसे बड़ा सवाल बन गया है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले के बाद यूपी में सियासी लड़ाई एक अलग लेवल पर पहुंच गई है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर सियासी हमले लगातार तेज कर रहा है, तो वहीं यूपी सरकार इस मुद्दे को लेकर अब विपक्ष की भूमिका पर गंभीर सवाल उठा रही है। आप देखिए कि जिस यूपी में 2017 से पहले जातीय समीकरण के बिना चुनाव जीतना असंभव था, उस समीकरण को बीजेपी ने राम के नाम से ध्वस्त कर दिया था। शुरू से ही राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए सियासत का बूस्टर डोज साबित हुआ, लेकिन पिछले दिनों अयोध्या में राम मंदिर के मामले में जो कुछ चढ़ावा चोरी के मामले में सामने आया, उससे बीजेपी की सियासी परीक्षा आने वाले वक्त में थोड़ी कठिन जरूर दिखाई देती है। यह आने वाला समय बताएगा, लेकिन बहुत से राजनीतिक एक्सपर्ट मान रहे हैं कि 2027 के विधानसभा चुनावों में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला एक बड़ा सियासी मुद्दा बन सकता है। जहां समाजवादी पार्टी इसे आपदा में अवसर के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, तो वहीं कांग्रेस में अचानक से इस मुद्दे के नाम पर आज एनर्जी आ गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अपनी टीम को लेकर राम मंदिर के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे, लेकिन वहां पर पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। अब तक राहुल गांधी पर आरोप लगते हैं कि वो दर्शन करने नहीं आए अयोध्या, क्या वो भगवान श्री राम को नहीं मानते हैं। लेकिन आज उनकी टीम, उनके शागिर्द, उनकी टीम के लोग जब अयोध्या पहुंचे तो उनको रोक दिया गया। और तीसरी तरफ नहीं भूलिए, यूपी की राजनीति में एंट्री मारने के लिए बेचैन असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, जो यूपी चुनाव को देखते हुए बड़ा विस्फोटक बयान दे रहे हैं। इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए ओवैसी से शुरुआत करते हैं। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते, और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी
पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। बहुत से लोगों को लग रहा है कि जो राम मंदिर बीजेपी के लिए गौरव और हिंदुत्व का प्रतीक है, जिसकी वजह से बीजेपी को सत्ता तक पहुंचने में बहुत मदद मिली है, यही वो मुद्दा है जिसके सामने विपक्ष की सारी चुनावी तैयारियां ढेर हो जाती थी। वो राम मंदिर का मुद्दा अब बीजेपी के लिए क्या एक राजनीतिक परीक्षा बन जाएगा? क्योंकि इस मुद्दे के सामने आने के बाद पूरी समाजवादी पार्टी एक्स्ट्रा एक्टिव मोड पर है। पिछले 23 दिनों से अखिलेश यादव किस तरीके से यूपी सरकार को घेरने की कोशिश में लगे हैं, वो भी देखिए जरा। 7 जून को अखिलेश यादव ने एक पोस्ट करते हुए सबसे पहले कहा कि दुनिया भर के राम भक्तों के लिए बहुत संवेदनशील खबर है कि राम मंदिर में चढ़ावे के करोड़ों रुपए गायब पाए गए। अगले दिन चंपत राय पर हमला करते हुए अखिलेश यादव ने पोस्ट किया कि चंपत राय सच छिपा रहे हैं। इसके बाद 13 जून को सीएम योगी ने चंदा चोरी मामले में एसआईटी का गठन किया और जनता को सही जांच का भरोसा दिया। लेकिन एसआईटी पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सीसीटीवी की फुटेज सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है जिसमें चोरी पकड़ी गई थी। इस दौरान कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, लेकिन अखिलेश यादव का दावा है कि इस मामले में बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। यानी अखिलेश यादव फ्रंट फुट पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए कि चढ़ावा चोरी के मामले में समाजवादी पार्टी का जोश इतना हाई है कि अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को 2027 में सब कुछ हरा हरा दिखाई दे रहा है। योगी जी तो परेशान है, क्या करें। योगी जी तो हर चौथे 5 दिन जाते थे अयोध्या और सप्ताह में दो दो बार योगी जी आते थे। तो क्या योगी जी को ये लूटपाट की जानकारी नहीं हुई थी? और आने वाला 27 का चुनाव पूरी तरह से बीजेपी जो आज कटघरे में है, पूरी तरह से ये पराजित होगी और राम मंदिर से ही इनकी देश में सरकार बनी थी और राम मंदिर से ही इनकी सरकार जाएगी। पहले जाएगी उत्तर प्रदेश में। चंदा चोरी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को देखते हुए अब कांग्रेस भी एक्टिव दिखाई दे रही है। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जैसा कि मैंने बताया, अजय राय रामलला के दर्शन करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही उन्हें वहीं अयोध्या में हाउस अरेस्ट कर लिया गया। अजय राय के साथ कांग्रेस के कई सांसद, विधायक और नेताओं का एक पूरा का पूरा गुट था, समूह था, वो सब अयोध्या पहुंचे थे, लेकिन देर रात ही अयोध्या पुलिस ने उसे हाउस अरेस्ट कर लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ अच्छी तरह जानते हैं कि 2027 की उनकी लड़ाई ओवैसी या कांग्रेस से नहीं होने वाली, बल्कि अखिलेश यादव से। इसीलिए बीजेपी ने इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के पुराने घावों को फिर से सियासी नमक उस पर डाला है। आज सीएम योगी ने रामपुर के मंच से समाजवादी पार्टी के लिए क्या कहा, वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए। आज राम की भक्ति की वकालत कौन कर रहा है? आज भगवान राम की भक्ति की दुहाई कौन दे रहा है? 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और रामों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। तो यूपी की सियासत पूरी तरीके से राम मंदिर के इस मुद्दे को लेकर अब गर्मा चुकी है। चुनाव की तैयारियां पूरे शबाब पर है। आगे बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। बिहार के भोजपुर का बिलौटी गांव, यहां आज सन्नाटा नहीं, लोगों की भारी भीड़ है। 17 जून को कथित फर्जी एनकाउंटर में मारे गए 28 साल के भारत भूषण तिवारी की आज 13वीं है। इस मौके पर गांव में 13वीं के भोज के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। इसमें सिर्फ बिलौटी के ग्रामीण ही नहीं, बल्कि दूर दराज से आए लोग भी शामिल हुए। परिवार ने भरत की 13वीं के भोज की आज खास व्यवस्था यहां पर की थी। बिलौटी गांव के आसपास के खेतों में 2 बड़े टेंट लगाए गए थे। 13वीं में आने वाले लोगों के लिए बैठने और खाने का बड़ा इंतजाम यहां किया गया था। लेकिन आज बिलौटी गांव में जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा सवाल हवा में तैर रहे हैं। सवाल यह है कि 17 जून को जो हुआ वो एनकाउंटर था या फिर खाकी की आड़ में लिखी गई कोई खूनी स्क्रिप्ट। 28 साल के भरत तिवारी जब सरेंडर कर चुका था, तो फिर एनकाउंटर पुलिस ने उसका क्यों किया?
ऐसे कई सुलगते सवाल हैं जिनकी पूरी फाइल आज हम खोलकर आपको दिखाएंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि भरत की मोबाइल में 1400 करोड़ का वो कौन सा राज छिपा है जिसे कथित फर्जी मुठभेड़ से जोड़कर अब देखा जा रहा है। भरत के एनकाउंटर से बिहार की नई नवेली सम्राट चौधरी की सरकार के दामन पर कथित फर्जी एनकाउंटर का ऐसा दाग लगा है जो समय के साथ साथ और गहरा होता जा रहा है। भले ही डैमेज कंट्रोल के लिए सम्राट सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हो, नामजद एफआईआर दर्ज हो गई हो, 5 पुलिस कर्मियों तक को सस्पेंड कर दिया हो, लेकिन आज बिलौटी गांव में जुटा ये हुजूम सिर्फ और सिर्फ भारत की 13वीं का हिस्सा नहीं है, बल्कि सिस्टम के खिलाफ दहकती हुई गुस्से की वो आग भी है जिसकी लपटों के चक्रव्यूह में सम्राट सरकार को घेरा जा रहा है। भरत की मां की आंखों में के आंसू भले आज सूख चुके हों, लेकिन उनके और पूरे गांव के सवालों की धार अब पहले से कहीं ज्यादा तेज है। सरेंडर के बाद सीधे एनकाउंटर की इस थ्योरी ने मानवाधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं को पूरी तरीके से बौना साबित किया है। हर कोई ये पूछ रहा है कि भरत तिवारी का गुनाह क्या था। हमारे संवाददाता साकेत ने जब भरत तिवारी की मां आशा देवी के साथ आज बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले आप ये सुनिए। हमारा हाई कोर्ट पर CBI जांच होके के चाहिए। हाई कोर्ट पर पटना तो विश्वास बा हमरा इंसाफ हमरा मिली। हमारा ये मांग बा कि जे मरले बा जेकर हाथ बा ओकरा फांसी चाहिए। सरकार से है हमारा मांग बा फांसी की सजा। हाँ, फांसी की सजा। हमारा कुछ ना चाहिए सरकार से, हमारा कोनो चीज ना चाहिए। हमारा ये चाहिए फांसी पहुंचने के फांसी होके के चाहिए। जे मरले बा जेकर हाथ बाजी मरले बा में STO वाला बड़े सबके फांसी। STM आ ओकरा बाद SP साहब आ ओकरा बाद DSP हमनी पर लाठी चार्ज करा दलस शाश्वत ही पर। SDM का क्या रोल है इसमें? ये में रोल बा 1400 करोड़ आयल है रोल बा में उ घोटाला भइल बा। उहे लइका हमरा सब जान कर लो 1400 करोड़ के घोटाला सब जान गल है। उहे पोल खोले वाला देखला सकी कि अब हमार इत लड़का अथी कह के हमरा के फांसी पे टंगवा दी। एक मां अपने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है, दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रही है, लेकिन एक बात जिसका जिक्र आशा देवी कर रही है वो है 1400 करोड़। मां का कहना है कि उनके बेटे के मोबाइल में भ्रष्टाचार के वो सबूत थे जिसके चक्रव्यूह में भोजपुर प्रशासन और SDM घिरे हुए हैं। भरत की मां आशा देवी का साफ साफ कहना है कि इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका बेटा आवाज बुलंद कर रहा था। भरत के मोबाइल फोन में 1400 करोड़ के बहुत बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार के ऐसे पुख्ता सबूत मौजूद थे जो अगर सामने आ जाते तो कई बड़े चेहरों को बेनकाब होना तय था। इसीलिए उसे खामोश कर दिया गया, उसका गलत तरीके से एनकाउंटर कर दिया गया। ये तो सच है कि भरत तिवारी सोशल मीडिया पर सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार की पोल खोलता था। ये भी सच है कि वो आम जनता, गरीबों और समाज से जुड़े जमीनी मुद्दों को मुखरता से उठाता था। इसीलिए कई लोग उसे गरीबों का मसीहा तक कह रहे हैं। फेसबुक लाइव और सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर भरत तिवारी सरकारी दफ्तर में चल रही कथित अनियमितताओं का सच दिखाता था। जाहिर है ऐसे में उसके पास भ्रष्टाचार से जुड़े कुछ कागजात, कुछ सबूत हो सकते हैं। तो क्या जो भरत की मां कह रही है वो सच है? क्या बड़े भ्रष्टाचार को उजागर करने से पहले ही भरत तिवारी को रास्ते से हटाया गया? इसकी जांच होनी ही चाहिए। इस पूरे रहस्य का सबसे बड़ा राजदार यानी भरत का मोबाइल फोन इस समय जांच अधिकारियों के पास है। सच तभी सामने आएगा जब भरत के मोबाइल की फॉरेंसिक जांच होगी, क्योंकि खतरा इस बात का सबसे ज्यादा है कि कहीं जांच की आड़ में उस मोबाइल का डेटा डिलीट ना कर दिया जाए, करप्ट ना कर दिया जाए, कहीं उन कथित घोटालों के वीडियो और ऑडियो फाइल्स को नष्ट ना कर दिया जाए जो कई अधिकारियों के गले की फंदा बनी हुई है। तीखे सवाल कथित फर्जी एनकाउंटर के वक्त मौजूद स्थानीय SDM की मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठाते हैं कि वो मौके पर क्या कर रहे थे। अगर 1400 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप सही हैं तो सवाल यह है कि बिहार सरकार आखिर कर क्या रही है। जब भरत सोशल मीडिया पर लगातार कथित भ्रष्टाचार के वीडियो दिखा रहा था तब सरकारें जागी क्यों नहीं? अगर सरकार पहले एक्शन ले लेती तो आज उसके दामन पर फर्जी एनकाउंटर का दाग नहीं लगा होता। सुप्रीम कोर्ट का फर्जी एनकाउंटर को लेकर रुख हमेशा से बहुत सख्त और स्पष्ट रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि फर्जी एनकाउंटर सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र की नींव यानी
कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ पर हमला है। सुप्रीम कोर्ट अपनी एक टिप्पणी में साफ साफ कह चुका है कि एक सभ्य समाज में पुलिस खुद ही जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती है। अगर पुलिस ही फैसला करने लगेगी कि किसे मरना चाहिए तो फिर अदालतें बंद कर देनी चाहिए। देश में संविधान है, नियम है, कायदे हैं, कानून है। कानून पुलिस को किसी भी स्थिति में किसी नागरिक या अपराधी को जान लेने की लाइसेंस नहीं देता है। पुलिस केवल 2 विशेष परिस्थितियों में ही बल प्रयोग या गोलीबारी कर सकती है, जब कोई पुलिस पर जानलेवा हमला करता है और पुलिस कर्मियों की जान को सीधा खतरा होता है, तब वो आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी कर सकते हैं। यहाँ पे तो भरत ने सरेंडर कर दिया था, अपना हथियार फेंक दिया था, तब भी भरत तिवारी का एनकाउंटर किया गया। अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की। देश में हर साल करीब 1.25 करोड़ से ज्यादा बच्चे 12वीं की परीक्षा पास करते हैं। इन 1.25 करोड़ आंखों में 1.25 करोड़ सपने पलते हैं, लेकिन आज इन सपनों में को एक ऐसी दीमक लग गई है जो पूरे शिक्षा तंत्र को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। और ये दीमक है पेपर लीक माफिया की, जिसने हमारे देश के भविष्य को, हमारी मेधा को मंडी में सरेआम नीलाम कर दिया है। अब बात सिर्फ किसी एक परीक्षा में सेंधमारी की नहीं रह गई है। नीट से शुरू हुई धांधली की आग अब महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी भी इसी दीमक का ही तो शिकार हुई है। जिस सिस्टम को बच्चों का भविष्य गढ़ना था, वही सिस्टम आज दरकता दिखाई दे रहा है और इसी खोखले हो चुके सिस्टम के खिलाफ अब सड़क पर इंकलाब है। देश की राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर छात्रों के आंदोलन का कुरुक्षेत्र बना हुआ है, जहां इंसाफ की आस में जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी भूख हड़ताल यानी हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए हैं। लेकिन विडंबना देखिए, जिन हुक्मरानों को इन दीमक का इलाज करना चाहिए, उनकी जुबान से हक की लड़ाई में चिलचिलाती धूप में बैठे इन युवाओं को वायरस और दहशतगर्द तक कहा गया, जिसकी आलोचना कई हलकों से की जा रही है। एमपीएससीची परीक्षा ऑनलाइन घेणाऱ्या सरकारचा देश में नीट लीक होता है, महाराष्ट्र में टीईटी लीक होता है। इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। देश के युवाओं में आंदोलन की आग क्यों भड़की है? झटका सबसे ताज़ा और सबसे बड़ा सबूत महाराष्ट्र से सामने आया। 28 जून यानी 2 दिन पहले महाराष्ट्र के करीब 6 लाख छात्र छात्राओं को टीईटी की परीक्षा देनी थी। 1728 एग्जाम सेंटर्स तैयार थे, लेकिन पुलिस की फाइलों से एक ऐसा सनसनीखेज सच बाहर आया जिसने साबित कर दिया कि पेपर लीक का यह धंधा एक राज्य का नहीं बल्कि इंटरस्टेट का सिंडिकेट। महाराष्ट्र की पुलिस ने शानदार काम किया, समय रहते पेपर लीक को पता कर लिया और इस सिंडिकेट के तह तक जाने की कोशिश की। कैसे ये सिंडिकेट देश भर में फैला हुआ, इस भारत के मैप के जरिए देखिए। जांच में यह खुलासा हुआ कि टीईटी परीक्षा के क्वेश्चन पेपर्स को बेचने के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए की डील तय की गई। अब तक इस नेटवर्क के तार बिहार, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से सीधे तौर पर जोड़ रहे हैं। भिवंडी पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने इस पूरे रैकेट के 3 किरदारों को दबोचा है। गिरफ्तार आरोपियों में बिहार के पटना का रहने वाला राजीव श्रीप्रयाग साव और आकाश कुमार स्वराज शामिल है, जबकि तीसरा आरोपी हरियाणा के पानीपत का धीरज बलराज सिंह है। तीनों आरोपियों से पूछताछ के दौरान 2 और लोगों के नाम सामने आए हैं। इनमें हरियाणा का कपिल दहिया और पटना का विजेंद्र कुमार शामिल है। दोनों फिलहाल फरार हैं। पुलिस की कई टीमें उनकी तलाश में अलग अलग राज्यों में लगातार छापेमारी कर रही है। महाराष्ट्र की पुलिस इस मामले में तह तक जाने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। टीईटी पेपर लीक केस में 4थी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। आरोपी सुमन कुमारी को ठाणे पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार कर भिवंडी लेकर आई है। सुमन जो है वो आरोपी विजेंद्र कुमार की पत्नी है। और जरा सोचिए कि क्या ये पैटर्न कुछ नया है? बिल्कुल नहीं। याद कीजिए कि जब पिछले महीने नीट का पेपर लीक हुआ था, तब भी बिल्कुल यही सिंडिकेट मॉडल सामने आया था। नीट घोटाले के तार भी किसी एक सूबे तक, एक शहर तक सीमित नहीं थे, बल्कि उसका नेक्सस, वो रैकेट भी कई राज्यों में फैला हुआ था। यानी अपने देश का ये शिक्षा माफिया एक बहुत बड़ा इंटर स्टेट सिंडिकेट बना हुआ है, जिसका दायरा एक साथ कई राज्यों में जाल की तरह फैला है। एक तरफ टीईटी पेपर लीक को लेकर गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली में आंदोलन का ताप भी बढ़ता जा रहा है।
टीटी पेपर लीक पर कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने क्या कुछ कहा, क्योंकि वो महाराष्ट्र से आते हैं। सुनिए जरा। एक दिन कल को वो पेपर होने वाला था, एक दिन पहले पेपर रद्द किया जाता है, तो इससे तो इतना साबित हो गया, चाहे नेशनल लेवल हो चाहे स्टेट लेवल हो, बीजेपी की जो सरकार है वो एक भी पेपर इस देश में नहीं करवा पाती। बिना पेपर लीक हुए या बिना एग्जाम कैंसिल हुए बीजेपी की सरकार एक भी पेपर नहीं करवा पाती। ये बात तो क्लियर हो गई, सबको समझ आ चुकी है। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन जो है इनका वो डबल लीक बन चुका है। देश में नीट लीक होता है, महाराष्ट्र में टीईटी लीक होता है, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। अभिजीत दीपके यानी कांग्रेस जनता पार्टी को एक बार फिर मौका मिला है बीजेपी पर सवाल खड़े करने का। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलन का आज 12वां दिन है। आंदोलन ने रविवार को तब एक बेहद गंभीर मोड़ लिया था जब देश के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जो सरकार की मुखालफत करने में हिचकते नहीं है, वो खुद इस छात्रों की लड़ाई में उनके साथ शामिल हुए और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राजघाट पर नमन करने के बाद जब सोनम वांगचुक ने अनशन की शुरुआत की, मौके पर सैकड़ों छात्र, युवाओं और किसान नेताओं का हुजूम था। सोनम वांगचुक ने अपील की कि जो लोग जंतर मंतर नहीं आ सकते हैं वो अपने घर, अपने गांव में ही देश के मुद्दों पर एक दिन का अनशन जरूर रखें। दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े हुए लोग बार बार इस प्रोटेस्ट पर, सीजेपी के इस प्रोटेस्ट को जॉर्ज सोरोस के फंडिंग से जोड़कर भी देख रहे हैं। जंतर मंतर से मैसेज बेहद क्लियर है। कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने बीजेपी समेत देश की हर एक राजनीतिक पार्टी को जंतर मंतर पर इस आंदोलन में शामिल होने का न्योता दिया, लेकिन शर्त एक ही थी कि हाथ में अपनी पार्टी का झंडा नहीं बल्कि देश का तिरंगा लेकर आए। इस महाआंदोलन को अब देश के बड़े दिग्गजों का साथ धीरे धीरे कर मिलने लगा है। सीपीएम के महासचिव एमए बेबी, सीनियर लीडर वृंदा करात ने जंतर मंतर पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की है। सीपीआई के दिग्गज नेता डी राजा भी जंतर मंतर कल पहुंचे थे। वहां चल रही एक अनोखी पोर्टेबल फ्री ऑफ कॉस्ट लाइब्रेरी की सराहना की, जिसे छात्रों ने लोकतांत्रिक प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में वहां पर स्थापित किया हुआ है। मुद्दा सीधे देश के भविष्य से जुड़ा है, इसीलिए कल तक जो सियासी दल कांग्रेस जनता पार्टी के नाम भर से बिदक जाते थे, वो आज इस जन आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं, खासकर वो दल जो बीजेपी के विरोधी हैं। लेकिन सत्ता का रवैया देखिए, जिन बेबस युवाओं ने खुद को कॉकरोच कहा, वो कॉकरोच जो गंदगी में रहता है, जिसे आसानी से पैरों तले कुचलने की कोशिश की जाती है, आज उसी कुचले हुए वर्ग ने सिस्टम के खिलाफ अपनी एक हुंकार भरने की कोशिश की, तो उसे सरेआम वायरस और दहशतगर्द कहा जा रहा है। सुनिए दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का दावा करने वाली बीजेपी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सीजेपी और इन युवाओं के बारे में क्या कुछ कहा। इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, नितिन नवीन कह रहे हैं कि सीजेपी को सबक सिखाया जाएगा, वहीं लेफ्ट जिसका राजनीतिक वजूद जो इस देश में लगातार सिमट रहा है, वो इनको मंच दे रहे हैं, इनके मंच पर पहुंच रहे हैं। आपको बताएं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कांग्रेस जनता पार्टी को दहशतगर्दों की बी टीम बोल चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा था, ध्यान से सुनिए, इसको देखिए जरा, ग्राफिक्स से दिखाता हूं। डेमोक्रेसी में जिन्हें रिजेक्ट कर दिया था, वे भेष बदल कर आए हैं और अब सिस्टम के पीछे पड़े हैं। वे उन लोगों के लिए नारे लगाते हैं जो देश को बांटना चाहते हैं, उनकी पहचान हो गई है। दरअसल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का यह तंज हवा में नहीं था, इसका सीधा इशारा सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके और आम आदमी पार्टी के पुराने राजनीतिक रिश्तों की तरफ था। भले ही जंतर मंतर के इस मंच पर अब तक आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा चेहरा खुलकर नहीं आया है, लेकिन सियासी गलियारों में ये बात छिपी नहीं है कि अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहे थे, उनका सोशल मीडिया देखते थे और कांग्रेस जनता पार्टी के इस आंदोलन को आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने सपोर्ट दिया था, उनके समर्थन में ट्वीट किया था, चाहे वो मनीष हो चाहे वो अरविंद हो। इन राजनीतिक बयानबाजी के बीच गुजरात से आए एक बेबस पिता की चीख ने पूरे देश का कलेजा छलनी कर दिया। 18 जून को नीट अभ्यर्थी कहान पटेल ने आत्महत्या की थी। कहान के पिता जंतर मंतर पहुंचे और उन्होंने अभिजीत दीपके के सामने अपना जो दर्द बयान किया। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इस पूरे विवाद पर देश की जनता क्या सोचती है,
आपको याद दिलाऊं, कुछ दिनों पहले सी वोटर, एक जानी मानी सर्वे एजेंसी, उसका सर्वे सामने आया था, हमने आपको दिखाया भी था। उस सर्वे इस बात की गवाही दे रहा था कि जनता सीजेपी के आंदोलन के साथ है, सीधे तौर पर जवाबदेही वो तय करना चाहती है देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए। सर्वे में एक सवाल था कि नीट और सीबीएसई विवाद के मद्देनजर शिक्षा मंत्री को क्या इस्तीफा देना चाहिए। 66.2% लोगों ने हाँ में जवाब दिया था, यानी 2/3 से अधिक लोग चाह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। हालांकि इस सर्वे के बाद 21 जून को जो नीट का री एग्जाम पूरे देश में हुआ, वो सफलतापूर्वक तरीके से शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में संपन्न हो पाया और बच्चों को अब रिजल्ट का इंतजार है कि नीट में कितने लोग अव्वल हो पाते हैं, कितने लोग पास हो पाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान 2021 से ही देश के शिक्षा मंत्री हैं, 5 साल से लगातार इस पद पर हैं। इन 5 सालों में देश में अलग अलग परीक्षाओं में जो पेपर लीक हुए, उनका एक डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यहां आपको बता दें कि इनमें कई परीक्षा राज्य सरकारें भी करवाती हैं, जिनमें सीधे सीधे दखल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का नहीं होता है। लेकिन इन 5 सालों में जो पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, उन पर नजर डालते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पिछले महीने ही पेपर लीक के पद नीट को रद्द करना पड़ा था। इस महीने दोबारा यह परीक्षा हुई है। जून 2024 में यूजीसी नेट का पेपर डार्क नेट पर लीक होने के बाद रद्द करना पड़ा था। 2023 में सीटीईटी में भी पेपर लीक का मामला आया। 2021 में भारतीय सेना की कॉमन एंट्रेंस परीक्षा नीट, यूजी, जेई मेंस के पेपर लीक हुए। पेपर चाहे महाराष्ट्र का टीईटी हो या देश का नीट, जब तक परीक्षाओं से लीक नहीं खत्म होगी तब तक इस तरह के मामले और सवाल उठते रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हो जाती है। और अब कार्यक्रम के आखिर में आ गया हूँ। अब बात करूंगा पब्लिक व्यूज़ की। आपके व्यूज़ हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हमको सेंटीमेंट दिखाते हैं देश का। हिमानी रावत जी पेपर लीक के मामले पर लिखती हैं, कोई भी राजनीतिक दल छात्रों को वोट बैंक नहीं समझता, शायद इसीलिए कितने भी पेपर लीक हो जाएं, छात्र हित कभी चुनावी मुद्दा नहीं बनते। एक और पब्लिक व्यू राम मंदिर के मामले पर जया दीक्षित जी का है, श्री राम की अमानत में ही खयानात कर डाली इन लोगों ने। इससे ये साबित होता है कि इन्हें राम के नाम का भी भय नहीं है। अपने ही लालच के चक्रव्यूह में फंसे चंपत राय को अब बचाने वाला कोई नहीं है। तो आज मेरे साथ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।